हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग का लेक्चर नंबर 4। प्रीवियस 3 लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया लीनियर प्रोग्रामिंग। सर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल चैप्टर में एक टॉपिक था जिसको आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे आपके स्टडी मैट में और उससे रिलेटेड थियरी, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उससे रिलेटेड हमने बोला था ट्रू फॉल्स, कॉलम ए कॉलम बी को मैच कराने वाला और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो सब हम इकट्ठा लास्ट में करेंगे जब पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा तब। अभी हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है, इसमें सेकंड टॉपिक, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। सर, ट्रांसपोर्टेशन ये क्या है? ये लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मॉडल है। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में काम क्या, ये क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मॉडल है कि ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है जब भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन को वेयर हाउस तक पहुंचाना होता है। सर, प्रोडक्शन एक ही जगह पे होता है, कई जगह पे होते हैं? सर, कई जगह पे हो सकते हैं। डिफरेंट वर्क स्टेशन होते हैं, वहां पे वर्क होते हैं। एक वर्क स्टेशन की चीज दूसरे वर्क स्टेशन में पहुंचाई जाती है, वहां भी ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो खर्च होता है। और होलसेलर से डिफरेंट रिटेलर्स सामान मंगवाते हैं, वहां भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनका एक अलग कॉम्बिनेशन होता है कि सर अगर होलसेलर 1 से रिटेलर 1 के पास भेजा जाए तो इतने का खर्च आता है, होलसेलर 2 से रिटेलर 2 के पास भेजा जाए तो उसकी ये कॉस्ट है। उनके डिस्टेंस के हिसाब से, उनके रास्ते के हिसाब से, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, उनका कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग होता है। और हमें एक डिमांड और सप्लाई, इतने यूनिट भेजना ही भेजना है सभी रिटेलर्स के पास, और उनकी इतनी डिमांड है, उतना सेटिस्फाई करना ही करना है। दोनों बातें उसमें होती हैं, तो दोनों को सेटिस्फाई कराना, ये सब ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में हमें पढ़ना होता है। सर, ये मॉडल डेवलप कैसे किया गया, ये देखिएगा। यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम पढ़े हैं, उस लीनियर प्रोग्रामिंग का पर बेस्ड, लीनियर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड एल्गोरिदम है। ठीक, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है सर? एल्गोरिदम का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कहा 27 में 23 से मल्टीप्लाई करिए और आपको सिखा दिया गया कि तो आप 3 से, अब इसको मल्टीप्लाई करने के तरीके बहुत सारे हैं सर। 27 को 23 में कितने टाइम्स ऐड कर दीजिए, 27 को 23 टाइम्स ऐड कर दीजिए तब भी आ जाएगा। लेकिन हमने एक तरीका सीखा हुआ है बचपन से, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा 21 होगा। यहाँ पे 1 2 कैरी करेगा। यहाँ पे सर 3 का 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 6 में 2 ऐड कर दिए तो 8, फिर 7 में 2 का मल्टीप्लाई किए 14 का 4 लिखे, 1 कैरी किया। सर 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए तो 4, 1 कैरी किया तो 5, और इस तरह से इसको लिख दिए सर 1, और ये हो जाएगा 2 ऐड कर देते हैं और इसमें एक कैरी करेगा, एक इसमें ऐड कर दिए 6। ये हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे थे और हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। 27 को हमने 23 टाइम्स ऐड कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। हमने सिर्फ ये प्रोसेस एक फॉलो किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा कैरी किया तो यहाँ ऐड कर दिए इसमें मल्टीप्लाई करके। इस तरह से हमने एक प्रोसेस, यहाँ फिर इसके बाद यहाँ नहीं लिखे यहाँ लिखे, फिर यहाँ नहीं लिखे यहाँ लिखे, इस तरह से लिख रहे हैं सर। हमें एक तरीका पता है और उस तरीके से हमारा सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन भी लीनियर प्रोग्रामिंग का एक एल्गोरिदम है जिसमें आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। इस प्रोसेस से सॉल्यूशन मिल जाता है कि मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी। सर, एक और बात का जवाब दे दीजिए, क्या ये एल्गोरिदम सिर्फ मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए डेवलप किया गया है या मैक्सिमाइजेशन के लिए भी? ये सिर्फ मिनिमाइजेशन के लिए डेवलप किया गया है। अगर कोई मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो उसे उल्टा करके मिनिमाइजेशन का बनाते हैं और तब इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। समझ में आ गई बात? यानी ये एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए डेवलप किया गया है। क्लियर हुई बात? ये क्या है सर? एल्गोरिदम है।
एल्गोरिदम मतलब एक प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे और हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व हो जाएगा। ये है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये हमने दिया आपको थोड़ा सा इसके बारे में परिचय। दूसरी बात, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे? कॉस्ट पर यूनिट होगी, डिफरेंट हमारे पास वर्क स्टेशंस होंगे, फैक्ट्रीज होंगी, डिफरेंट वेयर हाउसेज होंगे, वहाँ पे हमें अपना सामान रखना होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है, डिफरेंट प्रोडक्शन होगा, सब जगह डिफरेंट कैपेसिटी होगी। उस कैपेसिटी में किसके पास कितना भेजें, कितना रखें कि हर एक डिमांड और सप्लाई को सेटिस्फाई कराया जा सके, पहली बात, और कॉस्ट भी मिनिमम आए। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को बनाया गया। सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मेरा भी यही मानना है। एग्जाम्पल के थ्रू, अब ये एल्गोरिदम समझ चुके हैं आप। सर ये प्रोसेस जैसे आप बताएंगे हम लोग वैसे फॉलो करते जाएंगे? जी हाँ, जैसा हम बताते जाएंगे आपको वैसे फॉलो करना है। एक बार पहली बार में थोड़ी सी समस्या आती है, नई चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन जैसे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया, ये एक प्रोसेस है, आप उससे गो थ्रू हो जाएंगे, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, एकदम आसान लगेगा। सबसे आप ढूंढेंगे एग्जाम में, काश ये ट्रांसपोर्टेशन आ जाता। चलिए सर, क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे? स्टडी मैट से। स्टडी मैट का क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन एक पर्टिकुलर, लेकिन जितने मेथड होते हैं हम उसी एक क्वेश्चन में आपके 95% ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रॉब्लम है वो खत्म करेंगे। उसके बाद सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन लेंगे और जितने तरीके हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जो कॉन्सेप्ट है, सबको अप्लाई करेंगे उस पर। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ठीक है सर, क्या क्वेश्चन क्या है लिख देते हैं। देखिएगा यहां पे हम इसको लिख देते हैं C1, ये है C1, C2 और C3। ठीक, यहां पे मशीन 1 M1 दिया हुआ है, M2 आप चाहे तो इसको फैक्ट्री भी लिख सकते हैं, लेकिन जो दिया हुआ है बुक में वही लिख दे रहे हैं, क्या जरूरत है इधर उधर करने की। सर यहां से ऐसे बना हुआ है क्वेश्चन जी, ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, बस आप देखिएगा किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये सारी बातें हम आपको अब सिखाने वाले हैं। ये एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाद में आप इसको समझ जाएंगे। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा कॉलम बनाया, डमी कॉलम। यहां देखिए कॉस्ट पर यूनिट दी गई है 876, यहाँ की कॉस्ट दी गई है 549,755 ये दिया हुआ है। फिर यहाँ पे और दिया हुआ है कि डिमांड और सप्लाई, यहाँ डिमांड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, डिमांड C1 की, यानी ये हमारा वेयर हाउस 1 है C1, यहाँ 300 यूनिट तक की कैपेसिटी है, इतनी डिमांड है, यहाँ ले आके रख सकते हैं। यहाँ 260 यूनिट की डिमांड है, उतना रख सकते हैं, और यहाँ पे 180 यूनिट रख सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी है। सर डिमांड कहें, कभी कभी इसको कैपेसिटी लिख देगा तो वेयर हाउस की कैपेसिटी इतनी है तो कैपेसिटी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई, सप्लाई मतलब सर कौन सी मशीन कितना बना के हमें सप्लाई करेगी उसका भी इंफॉर्मेशन। मशीन 1 जो है ना, 250 यूनिट बनाने की इसकी कैपेसिटी है, 250 यूनिट सर। 320 यूनिट बनाने की कैपेसिटी, यानी ये प्रोड्यूस करेगी 320 और ये मशीन प्रोड्यूस करेगी 280। इसको जब हमने ऐड किया तो ये आया 850, यानी टोटल प्रोडक्शन कितना होना है सर 850। बस इंफॉर्मेशन ये है, इतना ही है। हमेशा क्वेश्चन इसी मॉडल में मिलेगा जी सर, क्वेश्चन कुछ भी लिखे हमें इस फॉर्म में चेंज करना होता है। यहाँ ये 8 क्या है, ये कॉस्ट पर यूनिट है, मतलब मशीन 1 से अगर जो प्रोड्यूस होता है, 1 यूनिट को आप इस वेयर हाउस में भेजेंगे रखने के लिए तो 8 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आती है। M2 को C2 में भेजेंगे रखने के लिए तो 7 रुपीज की पर यूनिट की कॉस्ट आती है, और सॉरी M1 से C3 में रखेंगे तो 6 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट आती है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से सर यहाँ से यहाँ रखने के लिए भेजेंगे तो 5 रुपये पर यूनिट, और इस यहाँ से कितना प्रोडक्शन होगा 250 यूनिट। 250 यूनिट भेज देना है, चाहे इसमें भेजिए, इसमें भेजिए, इसमें भेजिए, कि कॉस्ट मिनिमम हो जाए। सर हम तो इसमें भेज देंगे,
C3 में रखने के लिए 6 रुपए है, बिल्कुल 6 रुपए इसमें रख देंगे। सर ये कहेगा हम भेजेंगे, इसमें मेरी तो 5 रुपए है। अब हो जाएगा दोनों में क्या लड़ाई हो जाएगा। मशीन 3 वाला कहेगा कि मैं अपना जितना भी प्रोडक्शन होगा सब भेजूंगा C3 वेयर हाउस में, मेरा 5 रुपए पड़ता है। ये कहेगा नहीं मेरा 6 रुपए पड़ता है। बताइए कौन सा डिसीजन। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि दुनिया का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाए, दुनिया का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आ जाए जिससे कॉस्ट मिनिमम हो जाए। यही इस प्रॉब्लम में पढ़ना है, यानी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव को लेके जो लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेट हुई है उसको सॉल्व करने का ये एक एल्गोरिथम है। समझ में आई बात? आइए सर, अब इस प्रॉब्लम को कहते हैं सॉल्व करने से पहले चेक किया जाता है क्या ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। मैंने चेक किया, कैलकुलेटर उठाए, इसको ऐड किए, ये आया 300 प्लस 260 प्लस 180, सर ये आया 740। अरे रखने की कैपेसिटी हमारे पास 740 है वेयर हाउस में और प्रोडक्शन हो रहा है 850 यूनिट का, कैसे हो पाएगा सर? पहले तो आप डिमांड सप्लाई को ही ठीक करिए। हमने कहा रुक जाओ, मेरे दोस्त का घर है, उस घर का नाम रखते हैं डमी, मतलब एक बगल में जगह थी ले लिया हमने, कहा दोस्त मेरे ये सामान रख देना, कितने यूनिट? 110 यूनिट तुम्हारे यहाँ रखेंगे। उससे कहा कुछ पैसा ले लेना, बोला नहीं, इसकी कॉस्ट 0 होगी, आप इसका ले आके रखिएगा मेरे यहाँ, लेकिन 110 यूनिट से ज़्यादा हम रख नहीं पाएंगे। हमने कहा ठीक है, उससे ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन भी नहीं है, मेरा बाकी रख लेंगे हम, 110 यूनिट कम पड़ रहा था वो तुम रख लेना। उसने कहा हम पैसा तुमसे बिल्कुल नहीं लेंगे, यानी एक डमी कॉलम क्रिएट कर दिया गया है, एक डमी वेयर हाउस क्रिएट कर दिया गया है जहां पे हम रख देंगे, चाहे वो दोस्त का घर हो चाहे अपने फैक्ट्री में ही कोई जगह हो, वहां हम उसको ढक के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको डमी कहते हैं, वहां की कॉस्ट 0 है। सर दोस्त अगर पैसा मांगने लगेगा तो किसी किसी क्वेश्चन में मांगेगा, और मांगेगा तो उसका यहाँ चार्ज लिख देंगे, जब तक कुछ नहीं बोलेगा तब तक ये मानेंगे कि वो पैसा नहीं लेगा, वो डमी कॉलम कहते हैं इसको। ठीक, अब ये प्रॉब्लम इधर से भी ऐड करिएगा तो 850, इधर से भी ऐड करिएगा 850, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बोलेंगे ये एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। क्लियर हुई बात? दूसरी बात सर, अब इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने के लिए अपने पास तरीका है 2। पहला, इसको फेज 1 का नाम है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कितने मेथड्स होते हैं सर? सबसे पहले हम ये फेज अप्लाई करते हैं, इसमें अपने पास 3 तरीका है। पहला सबसे शानदार वॉगल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड। ये सब क्या है अभी 10 मिनट में आपको समझ में सब आ जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखें। अब ये जान लें कि अपने पास 3 मेथड्स हैं। लिस्ट कॉस्ट मेथड, अगर आप कॉपी पेन लेके रेडी हैं तो लिखते रहें हमारे साथ। और तीसरा और सबसे गया गुजरा तरीका है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। पूरा लिख दें सर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लिख दीजिए सर पूरा, बाद में हम भूल गए NWCM क्या है, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो गया सर। इन तीनों में से किसी भी फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ, और तीनों में से किसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, इसके बाद जाएंगे हम फेज 2 में, और इस फेज 2 से ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी ये मिनिमम कॉस्ट नहीं देगा क्या सर? ना, ये मिनिमम कॉस्ट नहीं देता है। क्या देता है ये अभी समझाते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए एक ही मेथड है जो बार बार हम यूज करेंगे, उसका नाम है मोदी मेथड।
सर यहां भी मोदी मेथड, हाँ, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या इसी को यूवी और लिख दीजिए, और यूवी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड का नाम है, यानी कि अगर हमें वो दुनिया का सबसे शानदार कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, ये दिख रहा है ना आपको सर, ये तो अंदर चला गया। चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, अभी कुछ लिखा नहीं गया है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, और दूसरा है मोदी मेथड। मोदी मेथड का मतलब है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लिया आपने। यूवी मेथड, ये दो मेथड में हम पूरा सॉल्यूशन, वो मैंने कहा था ना दुनिया का सबसे शानदार कॉम्बिनेशन, वो तब मिलेगा आपको। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं, ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये जो डिमांड है ना, डिमांड और सप्लाई, जब ये हम ऐसा एलोकेशन करेंगे नंबर ऑफ सेल्स में, जब डिमांड और सप्लाई 100% सेटिस्फाई हो जाए, मतलब जितनी डिमांड भेजनी है और जहां रखना है सब जगह अलग अलग सेल में सेट हो जाए, यानी यहां कुछ बाकी ना रह जाए भेजने के लिए और यहां बाकी ना रह जाए कोई जगह भरने के लिए, उसको कहते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। सर वहां कॉस्ट मिनिमम होती है ना, उसके आगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और ये काम शुरू होता है। क्लियर है? ये था इंट्रोडक्शन, लिख लिया आपने यहां तक जी। सर आगे आप काम कैसे करने वाले हैं बता दीजिए। मैं इसी क्वेश्चन को पहले वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताएंगे, फिर इसी क्वेश्चन को लिस्ट कॉस्ट मेथड से भी सॉल्व कर देंगे और ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाएंगे, फिर इसी क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से भी सॉल्व करेंगे और यूवी मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन ला देंगे। इसके बाद सर हमारे कोर्स में बचता क्या है, कुछ नहीं, दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। अनबैलेंस को बैलेंस बनाना सिखा दिया, डमी रो या कॉलम को क्रिएट करके अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बना दिया जाता है। ठीक है, मिटा देना, यहां तक आप लिख चुके हैं, क्योंकि मुझे जगह चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। अब आइए, यहां तक आप लिख चुके हैं, तो पहला स्टार्टिंग कहां से आप करने वाले हैं ये तो आप पूछे नहीं। इधर से स्टार्ट कर रहे सर, इधर से, यहां से हमें पूरा दिखेगा। पहले हम फेज 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यहां भी हमें पेनल्टीज को लिखना होता है, तो यहां पे फेज 1 और इसमें हम कहेंगे कि अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से फाइंड करने जा रहे हैं। सर इस मेथड को बताने का तरीका है, सर इस मेथड का एक और नाम है, बता देते हैं, कहीं मिल गया सुनने के लिए तो ये मत बोलिएगा सर ने नहीं बताया। पेनल्टी मेथड, पेनल्टी मेथड, पेनल्टी निकालते हैं। ये पेनल्टीज क्या होती हैं सर, ये देखिए ना आपके सामने आएंगे भी। पेनल्टीज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे लिख दीजिएगा पेनल्टी, सबसे छोटी वैल्यू इसमें लीजिए, सबसे छोटी वैल्यू कितना है सर 5, उससे बड़ी वैल्यू 7, दोनों के बीच क्या डिफरेंस 2 लिख दीजिए यहां, बस यही है पेनल्टीज, कितना आसान है। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, उससे बड़ी वैल्यू कितनी है सर 5, दोनों का डिफरेंस 1, ऐसे लिख देना है, कितना आसान है। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है सर 5, उससे बड़ी वैल्यू है 6, यहाँ का डिफरेंस कितना आ गया 1, लिख दीजिए पेनल्टीज में। यहां लिखिए सर सबसे छोटी वैल्यू 0, उससे बड़ी वैल्यू 0, दोनों का डिफरेंस 0, लिख दीजिए यहाँ पे। इसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने पेनल्टीज दे दी।
अब आइए नंबर ऑफ रोज को पेनल्टीज दिया जाए। ये तो डिमांड सप्लाई ना, कॉस्ट को देते हैं, ये पेनल्टीज जो है कॉस्ट में दिया जाता है। इसमें देखें सर, सबसे छोटी वैल्यू इस रो में चेक करें, इस रो में सबसे छोटी वैल्यू है 0, उससे बड़ी वैल्यू सर हमें तो 6 दिख रही है, तो यहाँ की पेनल्टी हो गई 6। सबसे छोटी वैल्यू इस रो में देखें 0, उससे बड़ी वैल्यू कितनी है 4, दोनों का डिफरेंस कितना है 4। सबसे छोटी वैल्यू इस रो में देखें 0, उससे बड़ी वैल्यू कितनी है 5, डिफरेंस हो गया 5। ठीक है ना। अब सर इसकी थियरी क्या है? इसकी थियरी यही है कि हम पेनल्टीज देते हैं रो और कॉलम को स्टेप 1, ये जो प्रोसेस है इसी को लिख देते हैं, थियरी हो जाती है कि सब क्या किया हमने, रो और कॉलम को पेनल्टीज दिया है, जो मिनिमम वैल्यू होती है और जो नेक्स्ट हायर वैल्यू होती है उनका डिफरेंस लिखते हैं, उसी को पेनल्टीज कहते हैं। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप क्या है सर, लिख लें, अगर आपको लिखना हो तो लिख लें, बाद में हम लिखवा भी देंगे, टेंशन नहीं लेना, आप समझिए बस। अब सबसे बड़ी पेनल्टीज खोजते हैं। स्टेप 2, फाइंड पेनल्टीज विच एवर इज मोर, इसमें से जो भी बड़ी सबसे बड़ी पेनल्टीज है उसको फाइंड करें। सर वो तो 6 दिख रही है जी। अब आ जाइए इस रो में 1 2 3 4 ये कॉस्ट है। इस रो में देखिए तो सबसे, इस रो में सबसे कम कॉस्ट कौन सी है सर? 0, तो पहला एलोकेशन जो होगा वो यही होगा। सर इसमें कितना हम भेज सकते हैं? M1 से सबसे पहले यहां भेज दीजिए। सर यहां पे मशीन 1 तो 250 यूनिट बना के तैयार है भेजने के लिए, लेकिन डमी यानी दोस्त के यहाँ जो कॉस्ट नहीं लेता उसके यहाँ सिर्फ हम 110 यूनिट ही भेज सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। ये लीजिए, हो गया एलोकेशन। सर जैसे ही एलोकेशन हुआ, क्या अब इस दोस्त के घर में रखने की जगह है? नहीं है, तो इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, ऐसे इसको, ये कॉलम कैंसिल हो गया सर, और ये कॉलम कैंसिल हो गया, और इसको कैंसिल करके 0 कर दीजिए। दोस्त के घर में रखने के लिए जगह नहीं है, और यहाँ इस मशीन का 250 यूनिट रखा जा चुका है, इसका 140 यूनिट और बचा है भेजने के लिए, कहीं भेज दीजिए C1 C2 C3 में। आइए नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, यही करते रहेंगे हम। दूसरा, पेनल्टीज को फिर से लिखेंगे सर, फिर से पेनल्टीज जी यहाँ पे फिर से लिखिए, वही प्रोसेस फिर दोहराएंगे। इस तरह से अब होगा, ये देखिए ये रिमेनिंग ये कॉलम बचा हुआ है ना, ये कटा नहीं है रेड की तरह, तो देखें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 5, उससे बड़ी वैल्यू 7, पेनल्टी आ गई 2। सबसे छोटी वैल्यू ढूंढें 4, उससे बड़ी वैल्यू 5, पेनल्टी आ गई 1। सबसे छोटी वैल्यू 5, उससे बड़ी वैल्यू 6, पेनल्टी आ गई 1। यहाँ पेनल्टी अब नहीं देना है, ये कॉलम खत्म हो चुका है। सर इस रो में देखें, इस ये रो में से ये सेल खत्म हो चुका है। इस सेल में देखें सबसे छोटी वैल्यू 6, उससे बड़ी वैल्यू 7, डिफरेंस कितना आ गया 1। सबसे छोटी वैल्यू 4, उससे बड़ी वैल्यू 5, डिफरेंस होता है 1। सबसे छोटी वैल्यू 5, उससे बड़ी वैल्यू 5, डिफरेंस हुआ 0। सही है सर। अब क्या किया जाए? फिर वही प्रोसेस विच एवर इन मोर, जो पेनल्टी आपको सबसे बड़ी दिखेगी एलोकेशन वही होगा। सर सबसे बड़ी पेनल्टी तो 2 दिख रही है, चाहे आप कॉलम में देख लीजिए चाहे रो में देख लीजिए, सबसे बड़ी पेनल्टी 2 दिख रही है। अब हम जाएंगे इस कॉलम में, इस कॉलम में देखेंगे मिनिमम कॉस्ट, जहां मिनिमम कॉस्ट होगी वहीं एलोकेशन हो जाएगा। सर अगर मिनिमम कॉस्ट टाई कर गई तो मिनिमम कॉस्ट टाई कर जाने पे हम देखते हैं कि कहां पे मैक्सिमम एलोकेशन हो जाएगा। दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये कॉलम में हम देखते कि कहाँ ये टाई कर जाता, तो क्या करते, जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन हो जाए, यानी दोनों जगह तो कॉस्ट मिनिमम ही आनी है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। दोनों में से कहीं भी जहाँ नंबर ऑफ एलोकेशंस ज्यादा हो रहे हों, जैसे ये दोनों इक्वल हो जाता तो यहाँ एलोकेशन 300 यूनिट का हो सकता है, यहाँ कितना हो सकता है 280 का हो सकता है, तो हम यहाँ करते, क्योंकि यहाँ पे 320 अवेलेबल है आने के लिए, यहाँ मात्र 280 है अवेलेबल।
जहां ज्यादा एलोकेशन हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उस पर हम काम करवा देंगे। फिलहाल आप क्या करेंगे, मिनिमम कॉस्ट देखें। सर मिनिमम कॉस्ट 5 है, तो एलोकेशन कहाँ होगा, 5 वाले में। यहाँ कितना भेज सकते हैं आप, M2 का C1 वेयर हाउस में कितना मैक्सिमम भेज सकते हैं। सर इसके पास 300 की कैपेसिटी है। ये जो मशीन थी ना, ये 320 बना के बैठी हुई है, लेकिन इसके यहाँ तो 300 ही भेज सकती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी ही थी। अब ये 0 हो गई और अब ये हाउसफुल हो गया। तो हाउसफुल हो गया तो इसको कट कर दीजिए। कट कर दिया हमने सर। और यहां से 320 में से 300 यूनिट यहां पे भेजा जा चुका है। बस इस मशीन की 20 यूनिट बची हुई है, बस इसी को भेजने के लिए सोचिए। आसान है ना, यही करते रहना है सर। अब नेक्स्ट प्रोसेस वही पेनल्टीज। फिर देखें क्या ये बचा हुआ रो है, कॉलम है जी। यहाँ पे 4 सबसे छोटी कॉस्ट है, उससे बड़ी कॉस्ट 5, डिफरेंस आया 1। 6 यहाँ पे क्या है सर, ये मिनिमम कॉस्ट नहीं है सर, 5 और उससे बड़ी कॉस्ट 6, ये भी 1 हुआ। ये तो कैंसिल है, इन लोगों को तो पेनल्टी देना नहीं है। यहाँ पे आए, इन दोनों में सर 5 5 0। अब इन दोनों में ये तो कैंसिल हो चुका है, अब इनको देखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए सबसे छोटी कॉस्ट 4, उससे बड़ी कॉस्ट 9, 4 9 का डिफरेंस सर 5 होता है। सबसे छोटी कॉस्ट 6, उससे बड़ी कॉस्ट 7, 1 पेनल्टीज हो गई। अब आइए कौन सी बड़ी पेनल्टीज हैं सर। 5 जो है वो सबसे बड़ा है, रो और कॉलम दोनों में देख लिया हमने, 5 सबसे बड़ी पेनल्टी है। अच्छा 5 जब सबसे बड़ी पेनल्टी है तो आप क्या करेंगे, यहीं पे एलोकेशन होगा। इसी में आइए देखिए मिनिमम कॉस्ट कहाँ है सर, यहीं पे 4, यहीं एलोकेशन होगा। कितना हो सकता है सर, इसके पास तो जगह है 260 की, लेकिन हम 20 से ज्यादा भेज नहीं सकते, क्योंकि इस मशीन की 20 की कैपेसिटी और बची हुई है भेजने के लिए। तो 20 यहाँ दे दिए, रेट से चल रहा है सर, रेट से 20 भेज दिया हमने। अब ये भी क्या हो गया 0, और देखिए यहां से 20 इसमें रख दिया गया है, इस वेयर हाउस में 20 भर दिए हैं। अब इसमें कितना 240 और बचा हुआ है, 240। और ये देखिए मशीन, ये इसको कट कर दिए कि अब ये 0, अब इस मशीन का कुछ भी भेजना नहीं है। इसी को कहते हैं, जब 0 होता जा रहा है ना, वो डिमांड और सप्लाई सेटिस्फाई होते जा रहा है। और जब डिमांड और सेटिस्फाई होते जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक में बस यही किया जाता है, डिमांड और सप्लाई को सेटिस्फाई करा दिया जाता है। ये ऑप्टिमल है कि नहीं, वो फेज 2 में होगा। फेज 1 में चल रहे हैं अभी हम। ठीक सर, ये एलोकेशन हो गया ना, तो अब फिर क्या करेंगे, वही प्रोसेस, पेनल्टीज। यहां तो देना नहीं है पेनल्टीज, यहां 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 देना है सर। 7 और 5 के बीच का 2, यही तो बचा हुआ है। 5 और 6 के बीच का 5 और 6 1, ये बचा हुआ है, इसका आएगा 0। यहाँ देना नहीं है आपको, यहाँ पे आ जाइए। 6 और 7 के बीच का 1, 0 0 1 2। अभी यहाँ पे लोकेशन होगा, इसमें जाइए देखिए इस कॉलम में, ये तो फुल है, ये और ये दोनों बचे हुए हैं। मिनिमम कॉस्ट यहाँ है, यहाँ कितना एलोकेशन हो सकता है सर, यहाँ आने के लिए तो 280 आ सकता है, लेकिन इसके पास जगह बची हुई है 240 की, तो 240 यहाँ भर दीजिए। 240 यहाँ आपने भर दिया, और 240 जैसे इसमें रखा आपने, ये भी कैंसिल होके 0 हो गया। 240 इसका चला गया, 40 बचा हुआ है बस भेजने के लिए। चिंता की बात इतनी ही है। चलिए सर, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। जो रो और कॉलम सेटिस्फाइड होते जा रहे हैं, उनको हम कट करते जा रहे हैं ऐसे। चलिए इनका भी काम खत्म, इनका भी काम खत्म, ये भी खत्म हो चुके हैं सर। एक ही बचा हुआ है, तो बचा हुआ एक ही है, इन्हीं दोनों में भरना है आपको। तो यहाँ का कितना बचा हुआ है 140, तो 140 यहाँ भेज दीजिए। यहाँ कितना बचा हुआ है सर 40, तो 40 इसमें भेज दीजिए। ये भी 0, ये भी 0, और 140 और 40 180 हुआ, ये भी फुल हो गया। 0 0 0 0 0 0 0 और 0 सर, सब 0 हो गए। जी हाँ, आपने पहला अचीवमेंट कर लिया कि ऑल डिमांड and supply will be
सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, ठीक है ना, दिख रहा है यहाँ पे जी, सही। सेटिस्फाई हो गया सर, फेज 1 पूरा हो गया। अब उस सर ये इसके अंदर जो भी हमने काम किया है ये बार बार लिखने की जरूरत है नहीं। थियरी में आएगा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, तब ये स्टेप्स लिखिएगा। नहीं आता है, क्वेश्चन लगाने के लिए आता है तो ऐसे लगा देना है, आपको लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए था। तो वोगल से अप्रोक्सीमेशन मेथड से काम हो गया फेज 1 का। अब फेज 1 में जो कॉस्ट आई है कितनी आई है, अब देखेंगे आप कॉस्ट। यहाँ पे हम यहाँ कैलकुलेट कर देंगे कॉस्ट। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम टू यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट अमाउंट, ऐसे लिख देंगे आप। देखिएगा M1 से कहाँ कहाँ जाना है सर, M1 से C3 को भेजना है, हम यहाँ पे लिखते हैं, आप देख के उधर से बोलेंगे। M1 से कहाँ पे जाना है, C3 को, कितने यूनिट भेज देना है, 140। कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपीज की है, अमाउंट कितना हो गया 1484 आएगा, 140 इंटू 6 84 840, ठीक। ये हो गया। M1 से ही डमी को भेज देना है, कितना, डमी अपना दोस्त है, पैसा नहीं लेता है, उसके यहाँ रखवाना है 110 यूनिट, और वो 0 की कॉस्ट है, 0 रुपए कॉस्ट आएगी। सर M2 मशीन से जो भी प्रोड्यूस होंगे वो कहाँ कहाँ भेजना है, ये फाइनल रिपोर्ट है। C1 बेसिक सॉल्यूशन के हिसाब से ये करना है, ये ऑप्टिमल है कि नहीं ये पता नहीं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से क्या फाइंड करें, बेसिक सॉल्यूशन, तो बस यहीं तक करके छोड़ देना है, यूवी मेथड फेज 2 में जाने की जरूरत नहीं है। M2 से C1 भेजें, जाएगा सर, कितने यूनिट, 300 यूनिट, कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज, 1500। M2 से और कहाँ भेजना है, M2 से C2 में भेजना है, कितने यूनिट, 20 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 4, कितना आया कॉस्ट 80 रुपीज। M3 से कहाँ भेजना है सर, M3 से भेज दीजिए C2 को, कितने यूनिट, 240 यूनिट, कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज पर यूनिट, और ये आ जाएगा 120 1200 रुपये सर। और M3 का कहाँ कहाँ भेजना है, M3 मशीन वाला C3 में भेज दीजिए, C3 में कितने यूनिट, 40 यूनिट, कॉस्ट 5 200 सर। ऐड कर दें इसको, टोटल कॉस्ट अपनी कितनी आई, बस क्या ये टोटल कॉस्ट मिनिमम है, कॉस्ट ऐड कर दीजिए सर। ये देखिए 840 150 1500 और 80 प्लस 1200 200, ये आ गया 3820 रुपीज, 3820 रुपीज सर। ये दुनिया का सबसे शानदार कॉम्बिनेशन है क्या, इससे कम कॉस्ट किसी भी तरीके से नहीं आ सकती क्या। अब फेज 2 में इसका टेस्ट होगा, और टेस्ट में ये पास कर गया तो ठीक, नहीं तो मॉडिफाई कर देंगे हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इसीलिए फेज 2 का नाम है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चेंज कर देंगे। चेंज करने का तरीका क्या है सर, इसमें चेंज हुआ तो ठीक, नहीं होगा तो लिस्ट में आएगा जरूर, घबराने की बात नहीं है। चलिए सर फेज 2 में एंटर कर रहे हैं हम, फेज 2। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन और यूवी मेथड लगाने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टेप वाइज आपको ले चलेंगे। इसमें का स्टेप 1, नंबर ऑफ एलोकेशंस लिखेंगे। नंबर ऑफ एलोकेशंस वो कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 6, और फिर हमने कैलकुलेट किया m प्लस n माइनस 1। m क्या है सर, m का मतलब है नंबर ऑफ रो 1 2 3, प्लस n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। ये तो डिमांड सप्लाई है, इसको नहीं लेते, कॉस्ट वाले को लेते हैं। वो है 4 माइनस 1, कितना आ गया 6। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, यहां पे हम लिखेंगे
if number of allocations is equal to m plus n minus 1, then this situation is called डीजेनरेसी। इस सिचुएशन को हम लोग नॉन डीजेनरेसी कॉल्ड नॉन डीजेनरेसी। सर ये नॉन डीजेनरेसी क्या होता है? डीजेनरेसी का मतलब है कि अब आगे इसको डीजेनरेट नहीं कर सकते। अगर ये जानते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस m प्लस n माइनस 1 से कम आ जाता, ध्यान से सुनिएगा, m प्लस n माइनस 1 से कम आ जाता तो उसको कहते हैं डीजेनरेसी। यानी आगे इसको फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए काम नहीं किया जा सकता, और करना भी है तो उसका दूसरा तरीका है, लगाएंगे आपको, एक क्वेश्चन में आएगा, घबराइएगा मत। अक्सर क्वेश्चन में क्या होगा सर? अक्सर क्वेश्चन में ये इक्वल आएंगे और उस सिचुएशन को नॉन डीजेनरेसी कहा जाता है, मतलब आगे इसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? आगे इसको अगर ये ऑप्टिमल नहीं हुआ, चेक करेंगे, ऑप्टिमल नहीं हुआ तो आगे इसको ठीक किया जा सकता है। इसका मतलब बस यही है। ठीक, चलिए स्टेप 1 में हो गया कि आगे इसको ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 में क्या करना है सर? मैं लिखता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। सर ये u एंड v है कहां की जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं आप? अभी दिखाते हैं, आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v फ्रॉम एलोकेटेड सेल्स। ये जो वर्ड है ना, ये ध्यान देने वाला है। एलोकेटेड सेल्स, ये देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, एलोकेटेड सेल्स यूजिंग ui प्लस vj इक्वल टू cij। अब आप कहेंगे सर ये क्या आ गया, ij vj cij, ये देख के आप लोगों को लगता होगा कुछ कठिन चीजें हैं। कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये सेल्स का एलोकेशन बताने के लिए। जैसे ये क्या है सर? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो रो को i से डिनोट करेंगे, कॉलम को j से डिनोट करेंगे। सर ये i का मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो, कौन सा कॉलम? सेकंड कॉलम, तो i की वैल्यू 1, कॉलम की वैल्यू 2, ये है ji। और uv क्या है? आ रहा है, सामने आ रहा है, 2 मिनट देर रखें। स्टेप 2 में ऐसे लिख के और ऐसे हम लाइन की ये फिर से ये टेबल बनाएंगे ऐसे 1 2 3, बस तुरंत ये टेबल खींच देना है आपको। ये इसी का यूज करना है बस। ये क्या है? अभी आ रहा है आपके सामने, आ रहा है। यहां पे आपको लिख देना है u1, ui का मतलब सर 1 2 3 के लिए 1 2 3 यूज कर रहे थे, u2 और u3, इसीलिए इसको ui लिख दिए थे। अगर u1 लिख देते तो आप कहते सर 2 के लिए क्यों नहीं डिनोट किए? अब ui सबको डिनोट कर रहा है कि रो को, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का u, vj फर्स्ट कॉलम का v, v2 सेकंड कॉलम का v, v3 थर्ड कॉलम का v, फोर्थ कॉलम का v। ये क्या है सर? बस डिनोशन, नोटेशन है, बाकी कुछ इसमें बहुत गंभीर बातें नहीं। सर c का मतलब कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? एलोकेटेड सेल की कॉस्ट। अभी आ रहा है आपके सामने। सर इसको हम लोग लिख देना, ये कितना है? 8760 8760, जल्दी जल्दी लिखिए। 5490 5490 और देख लीजिए 7550
अब यहाँ पे uv की वैल्यू निकालनी है हमें। ये सर हमेशा इसकी वैल्यू हम 0 मान लेंगे क्या जी? किसी भी प्रॉब्लम में स्टार्टिंग 0 से होती है मिनिमम से, और u1 की वैल्यू 0 मान के हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। अच्छा, एलोकेटेड सेल्स कौन कौन से हैं वो भी लिख दीजिए ना। ये है C3 वाला 140 यहाँ पे लोकेशन है। यहाँ कितना था 110 का एलोकेशन है, 300 का और 200 का, 240 का और यहाँ पे है 40 का। ठीक, ये लोकेशन है। हमने क्या लिखा हुआ है? एलोकेटेड सेल्स को देखना है, इसीलिए अंडरलाइन कर दिए एलोकेटेड सेल्स। देखिए आप सर इसी का यूज करना है ना, इसी का तो कर दीजिए ना यूज उसका। अब ये तो आप लोग लिख चुके होंगे ना, हम इसको मिटाएंगे तभी तो यहाँ से ये चीज यूज करेंगे। सर ये जो है ये मिटा देते हैं। ये यहाँ तक हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग ये लिख लिए, ये पेनल्टीज लिख लिए, ये आप सीख लिए, ये रहने देते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं, इतने में अपना काम चलेगा। तो पहले यहीं पे इसके नीचे, आप इसके नीचे लिखिएगा, आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। सर UI का मतलब एलोकेटेड सेल, पहला जाइए देखिए ना, ये एलोकेटेड सेल है ना, ये एलोकेटेड है ना, ये है हाँ। उसका बताइए कौन सा रो है? सर वो फर्स्ट रो है, उसको U1 कहते हैं। कौन सा कॉलम है? सर V3। और वहां पे उसकी कॉस्ट को क्या कहेंगे? C13, यही IJ लिखे थे। कॉस्ट मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की कॉस्ट कितनी है? 6। यही चीज यहाँ पे डिनोट करनी है। यानी इस चीज को हम कैसे अब लिख सकते हैं ये देखेंगे आप। सर U1 की वैल्यू पता है आपको? जी हाँ 0। V3 की वैल्यू पता है? नहीं सर, यही ना बोले थे U और V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो U1 की वैल्यू तो पता चल गई, 0 ले लिए थे हम, ये हमेशा लेते हैं। V3 वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसकी कॉस्ट कितनी है यहाँ की? 6। तो बताइए ना कितना आया? V3 की वैल्यू कितनी आ गई? V3 की वैल्यू आ गई 6। ये 0 इधर जाके माइनस हुआ, 6 हो गया, खत्म। दूसरा क्या फाइंड करना है सर? दूसरा अब देखना है बस आपको, ये है सर एलोकेटेड सेल, ये है बस। चलिए बोलिए, तो अब आप लोग सीख चुके हैं। U1 फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, और इसके कॉस्ट को डिनोट करिए C14, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अब इसकी वैल्यू कितनी है? U1 की वैल्यू तो 0 है, V4 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है? 0। 0 इधर जाके 0 में से माइनस होगा तो क्या आएगा? सर 0 ही आएगा। तो V4 की वैल्यू आ गई 0। लिखते चलें। V3 की वैल्यू मिल चुकी है 6, V4 की वैल्यू मिल चुकी है 0। आगे बढ़िए, फिर एलोकेटेड सेल आ गया है यहाँ पे, ये देखिएगा, बोलिए वहां पे। सर वहां का U2 मतलब सेकेंड रो में आ गए हम, प्लस कॉलम कौन सा है? फर्स्ट V1, और इसके कॉस्ट का एलोकेशन करिए। बताइए उसका लोकेशन कौन सा है? सर उसका लोकेशन तो है C, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बस। फिर U2 की वैल्यू नहीं पता सर, छोड़ दीजिए। V1 की वैल्यू नहीं पता सर, दोनों नहीं पता है, छोड़ दीजिए। इसको ऐसे खाली रखिए, आगे बढ़ जाइएगा। ऐसे कोई नहीं पता ना, बस ये नहीं सर इसको भी 0 मान लें क्या? ऐसी गलती नहीं करना है आपको। सर यहाँ आइए, ये एलोकेटेड सेल उसके बाद वाला है, तो उसका नाम रहेगा U2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इक्वल टू, इसकी कॉस्ट को अगर लोकेट करना हो तो क्या कहेंगे? कॉस्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की। इसको कैसे लिखेंगे आप? ये ऐसे लिखेंगे। U2 की वैल्यू पता है? नहीं। V2 की वैल्यू पता है? नहीं। छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। सर ऐसे कब तक आगे बढ़ेंगे? यहाँ आइए सर, नया एलोकेटेड सेल थर्ड रो है, यानी U3 थर्ड रो, प्लस कौन सा कॉलम है? सेकेंड कॉलम V2 इक्वल टू, इसकी कॉस्ट क्या है? C32। सर
U3 की वैल्यू पता है आपको ना, V2 की वैल्यू पता है ना, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर सर उसके बाद एलोकेटेड सेल देखिए तो 40 ये है, बताइए उसका लोकेशन बताइए। U3 थर्ड रो प्लस V कौन सा है थर्ड, V3 इक्वल टू C 33। और इसको कैसे लिखेंगे आप सर, U3 की वैल्यू नहीं पता, अब अगर छोड़ के आगे बढ़ गए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ये बढ़ने नहीं देगा। इसका ऐसा ये एल्गोरिदम ही डेवलप है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ वैल्यू ना मिले आपको, ये मिलेगा सर। V3 की वैल्यू मिल चुकी है हमें 6, और इसकी कॉस्ट कितनी है C33 की 5। तो U3 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहां से सर U3 की तो वैल्यू मिल चुकी है -1, रख दीजिए यहाँ पे -1। चलिए अब U3 की वैल्यू यहां रख दें क्या जी, अब देखिए स्टार्ट हुआ, सबकी वैल्यू मिल जाएगी, एक ताला खुला, सब में सबकी चाबी मिली। U3 -1 है, V2 की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन इसकी कॉस्ट का पता था C32, इसकी कॉस्ट थी 5, रख दिए यहाँ पे, और यहाँ से अब ये भी मिल गए, कौन V2 भी, -1 जाके इधर ऐड हो गया, तो V2 की वैल्यू आ गई 6, V2 की वैल्यू भी मिल चुकी है 6। यही सब फाइंड कर लेना है, काम खत्म। यहाँ से सर U2 की वैल्यू मिली है नहीं, V2 की वैल्यू मिली है, हाँ U2 वैल्यू नहीं मिली, लेकिन V2 वैल्यू मिल चुकी है 6, और इसकी कॉस्ट कितनी है C22 की कॉस्ट 4, 6 हो गया माइनस, आ गया -2, U2 की वैल्यू भी मिल चुकी है -2। अब क्या करें सर, उठा के इसमें रख दीजिए, U2 की वैल्यू -2 मिल गई है, V1 की वैल्यू नहीं पता थी, यही तो लास्ट एक फाइंड करना था, इक्वल टू इसकी कॉस्ट बताएं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, इसकी कॉस्ट थी सर 5, और इससे आपने क्या निकाल दिया, जब -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, V1 की वैल्यू मिल चुकी है 7, और यहाँ लग दिया हमने 7, कितना अच्छा है सर, सारी वैल्यू मिल चुकी है। तो क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, नहीं, एक स्टेप और जाना है, थर्ड स्टेप में जाके पता चलता है। स्टेप 1 नंबर ऑफ एलोकेशंस और m+n-1 फाइंड करेंगे, स्टेप 2 UV की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या सर, जगह चाहिए, इतने में नहीं आएगा, इतने में हम तो नहीं दिखेंगे, लेकिन आप को ये वैल्यूज दिखेंगी, इसलिए अब स्टेप 3 नहीं इतने में नहीं होगा, इसी को मिटाते हैं, ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया आपने, मिटाते हैं इसको। UV की वैल्यू तो ऐसे फाइंड कर ली जाएगी, नहीं लिखे होंगे तो पॉज बटन दबा के लिख लीजिएगा, घबराइएगा मत। सर स्टेप 3 फाइंड वैल्यू ऑफ UI मिल चुका है जो, VJ मिल चुका है जो, और इसमें से इस बार इक्वल टू CIJ नहीं कर रहे हैं, माइनस CIJ को माइनस कर दीजिए, उसकी कॉस्ट को माइनस कर दीजिए। फ्रॉम कहाँ का ये यूज करना है आपको, फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल्स, जो भी अनएलोकेटेड सेल्स हैं वहां से ये फाइंड करिए, और नीचे हम उसका कंक्लूजन लिख देंगे, आंसर। सर सबसे पहला अनएलोकेटेड सेल कहां पे है, चलिए देखा जाए। सबसे पहला जो अनएलोकेटेड सेल है यही है, यही कहां पे बताइए, तो उसका UI, उसको कहेंगे हम लोग क्या, उसको हम लोग कहेंगे U1 प्लस V1, ये अनएलोकेटेड है, माइनस C11, ये वैल्यू कितनी आएगी, U1 V1 C11, U1 की वैल्यू है 0,
V1 की वैल्यू है 7 माइनस C11 वहां की कॉस्ट है 8, माइनस कर दीजिए सर, ये आ गया -1, लिख दीजिए ऐसे। फिर अनएलोकेटेड देखिए तो कौन सा है सर, देख लिए ये वाला लोकेशन बोले U1 प्लस V2 और इसकी कॉस्ट को क्या कहिएगा C12, माइनस कर दीजिए। U1 की वैल्यू कितनी है 0, V2 वैल्यू कितनी है 6, उसकी कॉस्ट कितनी है 7, माइनस कर दिया हमने, कितना आ गया फिर -1। उसके बाद चलें, ये एलोकेटेड है नहीं लेना है, एलोकेटेड है नहीं लेना है, एलोकेटेड है नहीं लेना है, एलोकेटेड है नहीं लेना, अनएलोकेटेड लेना है। बताइए लोकेशन बताइए, सेकंड रो है सर U2, कॉलम कौन सा है थर्ड V3 और इसकी कॉस्ट को कहिएगा C23। U2 की वैल्यू बोले -2, V3 की वैल्यू +6 और इसकी कॉस्ट कितनी है -9, कितना आ रहा है सर -5। फिर अगला अनलोकेटेड सेल वो भी U2 ही है सर, U2 प्लस V4 और उसकी कॉस्ट को कहेंगे C24। बताएं UV की वैल्यू, U की वैल्यू -2, V की वैल्यू +0 और उसकी कॉस्ट 0 इक्वल टू आ गया -2। फिर U2 खत्म, ये है अनएलोकेटेड सेल। लोकेशन बताएं U3 प्लस V1, इसकी कॉस्ट को कहिएगा C31 और ये क्या आएगा U3 की वैल्यू है सर -1, V3 की वैल्यू कौन V3 बोल दिया है V1 है सर, ये V1 है V1 और C31 तो ये तो ठीक लिखे थे। -1 यहाँ की वैल्यू हो गई U3 की, V1 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस है 7 माइनस इसकी कॉस्ट है 7 और ये वैल्यू आ गई -1। आगे सर एक ही बचा हुआ है लास्ट, उसको भी लिखिए फिर कंक्लूजन लिख दें। U3 प्लस V4 माइनस C34 और ये वैल्यू U3 की है -1, V4 की वैल्यू है +0, लास्ट में -0 इक्वल टू आ गया -1। सर सभी वैल्यू निगेटिव दिख रही है जी, तो अब कंक्लूजन लिखते हैं। यहां देखिएगा, इफ all values of ui plus vj minus cij is 0 या तो 0 आ जाए और निगेटिव देन इट विल बी, यानी ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो अभी आपने ये किया हुआ है ये ऑप्टिमल है, इससे अच्छा दुनिया में कोई कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। और हो सकता है कॉम्बिनेशन क्योंकि इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन कॉस्ट इससे कम नहीं आएगी। जो 3820 की कॉस्ट आई थी उससे कॉस्ट कम नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब ये ऑल वैल्यूज आर निगेटिव और 0, ये जो आए ना ये सब निगेटिव आए थे या 0 आ जाए, तो कहिएगा कि जिसपे ये u भी फाइंड हुआ है ना, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट है और इससे कम कॉस्ट कोई ला ही नहीं सकता है इस पूरे वर्ल्ड में। सर इसी कॉम्बिनेशन बदल सकता है ये क्या जी, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं, यहां पे नहीं होगा। इसमें 0 जब आता है ना, इसमें जब 0 आता है तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसमें होते हैं, लेकिन कॉस्ट कम नहीं आती है। कॉस्ट 3820 उस सॉल्यूशन से भी आएगी और इस सॉल्यूशन से भी आएगी, लेकिन यहाँ 0 नहीं था, सब माइनस है, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यही होगा। क्लियर है? ऑल वैल्यूज आर 0 और निगेटिव देन इट विल बी, मिटा देना है, इट विल बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और जो भी कॉस्ट आई थी फिर बना दीजिएगा, जो हमने स्टेटमेंट यहाँ मिटाया था ना, M1 से कहाँ गया था
C3 को M1 से, C3 को M1 से, डमी को, और जो कॉस्ट आई थी 3820 वो मिनिमम है। सर एक और छोटा सा कंफ्यूजन है, दूर करवा दीजिए। जब किताब लेके पढ़ने बैठेंगे आप तो ये पॉजिटिव में आ जाता है, कहीं कहीं क्या आ जाता है, पॉजिटिव। किताब में कहता है कि इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव और जीरो देन इट विल बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो जानते हैं उस किताब में क्या किया रहता है, हमने ये कैलकुलेट किया है ना, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अभी इसको मिटा देंगे, Cij माइनस ui प्लस vj फ्रॉम अनएलोकेटेड सेल। तो जब ये निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव और जीरो, देन इट विल बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो लिखने का अपना अपना तरीका है, हम इस पे निकालते हैं, वो इस पे निकालते हैं। सर आप इस पे क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये एक कोई वैल्यू माइनस भी है ना, तो ये माइनस माइनस वाला जो टेंशन है वो खत्म, क्योंकि कॉस्ट कभी माइनस नहीं होती। कॉस्ट सर जीरो होगी या 1-2 रुपया लगेगी, तो ये वैल्यू माइनस नहीं होगी, तो इसके आगे माइनस का साइन चेंज होने वाला गलती नहीं होता है। और इसमें u की वैल्यू कभी माइनस, कभी j की वैल्यू माइनस, और कभी ये माइनस से माइनस को कैंसिल करके प्लस हो गया, उसमें आप गलती कर दिए तो गलती होने का चांस ज्यादा था, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। बाकी आपकी मर्जी, जब इसको लीजिएगा तो कहिएगा ऑल वैल्यूज आर जीरो और पॉजिटिव देन इट विल बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो किताब में लिखा हुआ है। लेकिन इसको लेंगे ऑल वैल्यूज और जीरो और नेगेटिव देन इट विल बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके नीचे आप यहां लिख दीजिएगा इट विल बी ऑप्टिमल, मतलब वही सॉल्यूशन, इससे कम कॉस्ट नहीं आएगी, 3820। बस खत्म होता है ये प्रोसेस। ये जो अभी आपने सॉल्यूशन देखा, ये जो क्वेश्चन था आपके स्टडी मैट का ही था, ये सॉल्यूशन देखा आपने, ये एक मेथड से वॉगल्स से इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन क्या फाइंड किए, वॉगल से, और यही ऑप्टिमल था। ऑप्टिमल मतलब यही परफेक्ट था, यही मिनिमम कॉस्ट वाला था, इसीलिए ये वॉगल्स ने बताया था। और इसको अप्रोक्सीमेशन क्यों कहा, कि लगभग लगभग इससे जो सॉल्यूशन मिलता है ऑप्टिमल टेस्ट में भी वो परफेक्ट होता है, और उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, सवाल लंबा खिंचता नहीं है। यानी सर अगर एग्जाम में कोई सवाल आए और कुछ ये ना लिखे कौन सा मेथड, सिर्फ कहे सॉल्व करो, तो किस मेथड से चलना होगा, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से चलना होगा। इसीलिए उसको हम सबसे ऊपर लिखे थे कि सबसे बेस्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने का ये तरीका है। सर उससे लोएस्ट कौन है, लीस्ट कॉस्ट, वो काम ज्यादा करवाएगा। वो यहाँ पे आएगा ना, ये इसी में एक प्लस आ जाएगा। अब प्लस आ जाएगा तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और मॉडिफाइड करके कॉम्बिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। उसका तरीका समझाएंगे आपको, लूप बनाना पड़ता है, वो लिस्ट में आएगा। इसमें भी करना पड़ता है कभी कभी, एक बार मॉडिफिकेशन कर दीजिए आंसर आ जाता है, कॉस्ट मिनिमम करके आ जाती है, अप्रोक्सीमेट है ये। लेकिन लिस्ट स्क्वायर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये सब हमें बहुत मेहनत करवाते हैं तब आंसर देते हैं। लेकिन वो भी एक तरीका है, वो भी एक मेथड है, तो पढ़ लेंगे, पढ़ना ही है। लेकिन जब भी एग्जाम में आता है या कोई मेथड अगर नाम लेके नहीं बोलता है, तो हमेशा और हमेशा आप ये पेनल्टी मेथड या वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करिएगा, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट ऐसे करिएगा। इसमें हमेशा 3 स्टेप ही हम फॉलो करेंगे, ये 3 स्टेप रिपीट होता रहेगा। अगर ये इसमें गड़बड़ी हुई, अगर ये पॉजिटिव आया, तो ये 3 स्टेप रिपीट होते रहेंगे, लेकिन रहेंगे 3 ही। अब कुछ नई बात नहीं आने वाली, एक लूप आएगा, क्लोज्ड लूप, वही एक नई बात आएगी। वो हम नेक्स्ट मेथड में, इसी क्वेश्चन को फिर अगली क्लास में जानते हैं कैसे डिस्कस करने वाले हैं। लिस्ट स्क्वायर से ये इनिशियल सॉल्यूशन, और फिर यूवी मेथड से ऑप्टिमल, इसी क्वेश्चन को। फिर कितना आएगा कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट उसकी, हम उसका कॉम्बिनेशन बना के दिखाएंगे कितना, 3820। फिर इसी क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, फिर यूवी मेथड से सॉल्व करें, फिर कितनी कॉस्ट लाएंगे, 3820। और तब समझ लीजिएगा जब ये तीनों मेथड खत्म करवा देंगे तो आपका 95% खत्म। इतने क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तरीका सीख लीजिए बस, लेकिन प्रैक्टिस के लिए सॉल्व किया जाएगा सभी क्वेश्चन को। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।